This session is about makers of Bhopal. दो कैटेगरीज रखी हैं हमने, मेकर्स ऑफ भोपाल एंड शेपर्स ऑफ भोपाल। सारंग जी का अभी 4 बजे हुआ था, उनको शेपर्स ऑफ भोपाल की कैटेगरी में शुरुआत हमने शंकर दयाल शर्मा जी के अवदान से की थी लास्ट ईयर। कंटिन्यूइंग इन दैट सीरीज इस बार बाबूलाल गौर जी के बारे में हमारा एक छोटा सा भोजन होगा कृष्णा गौर जी का। जहाँ तक हमारा व्यक्तिगत सवाल है, कृष्णा जी को तो मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ, पर गौर साहब से हमारे परिवार का काफी लंबा संबंध रहा है। हाँ, तो वो हमारे घर में काफी आया करते थे। मैं घर से आज फोटो ला नहीं पाया, बीएचयू में मेरे चाचा ईडी हुआ करते थे, तो इसलिए वहाँ उसमें 15-20 मिनट 10 से 15 मिनट बाबूलाल गौर जी के बारे में आप बताएंगे, और उसके साथ में 1 या 2 अन्य मुद्दे जो विजन भोपाल से जुड़े, क्योंकि मैं वहाँ काफी रहा हूँ, तो उस पर अगर कोई प्रकाश डाल सकें। एक बात जो मैंने उठाई थी कुछ समय पहले, उस समय सपोर्ट नहीं मिला जब सीपीए बंद हो रहा था। तो सीपीए बंद हुआ तो हमारा एक भोपाल सिटीजन फोरम है, इसी तरह की संस्था है, तो मैंने बोला कि ये तो खराब डिसीजन है, लेकिन सबने मेरा वहाँ विरोध कर दिया। आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि इसी बात को अन्य तरीके से जब मैंने देखा कृष्णा जी ने उठाया, तो अब मेरा उसमें सुझाव ये रहता है कि उसको उसी रूप में लाना तो ठीक नहीं होगा। उसको अगर लाना भी है तो उसको एक बृहद रूप में मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के रूप में वापस लाना जरूरी। एक बात वो है, और दूसरी 2 बातें, क्योंकि 2047 की बात है, तो कृष्णा जी रहे हम ना रहे उससे कुछ नहीं होता। एक जो पैच रह गया जो भोपाल के थोड़ा बाहर था, भोपाल के बीच में, उसका हल तो निकलना ही होगा, जो बीएचएल की लैंड है। वो जो पैच है उसको देख के बहुत दुख होता है, मकानों को टूटे हुए, मान लिया सेंट्रल गवर्नमेंट जो कुछ है उसके बारे में तो एक कुछ क्लोजर की तरफ इन 2 मुद्दों पे भी हम इनकी राय चाहेंगे, अपार्ट फ्रॉम बाबूलाल गौर जी के बारे में। तो 10 से 15 मिनट उस पर, उसके बाद इन 2 मुद्दों में प्रकाश डालेंगे। सभी को नमस्कार। भोपाल इंटरनेशनल सेंटर द्वारा आयोजित बीआईएफसी के इस गरिमामय कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित श्री शशिधर कपूर जी, फाउंडर बीआईसी, मेरी बहुत स्नेही प्रीति त्रिपाठी जी, आदरणीय नागेली जी, अभी जिन्होंने मेरे श्रद्धेय बाबूजी के बारे में बिल्कुल सटीक और सार्थक विश्लेषण यहाँ किया, ऐसे श्रद्धेय श्री राजेंद्र कोठारी जी, और उपस्थित सभी भोपाल से स्नेह और प्रेम रखने वाले भोपाल प्रेमी नागरिक बंधुओं, स्नेही मातृशक्तियों। आज भोपाल इंटरनेशनल सेंटर को मैं हृदय से बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि इस गरिमामय समारोह में मुझे ससम्मान आमंत्रित किया है अपने विचार रखने के लिए। जो विषय आज का है वो विषय अपने आप में कई विषयों को समेटे हुए है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मेरे श्रद्धेय बाबूजी, उनका भोपाल के विकास में योगदान से लेकर 2047 तक का भोपाल और राजधानी परियोजना प्रशासन का भोपाल के विकास के लिए एक बार पुनः पुनर्जीवित करने का औचित्य, और उसके साथ साथ बीएचईएल की अतिशेष जमीन का उपयोग आज के हमारे इस सत्र के यही प्रमुख बिंदु हैं।
तो सबसे पहले मैं श्रद्धेय बाबूजी के साथ अपनी बात प्रारंभ करूंगी और आप सबसे यही अनुरोध करूंगी कि आज जो कुछ भी मैं बाबूजी के बारे में कहूंगी उसे बिल्कुल भी अतिशयोक्तिपूर्ण ना देखें, या कि मैं उनके परिवार के सदस्य हूं इस नाते ये बोल रही हूं, इस संदर्भ में भी ना देखें, बल्कि मैं मानती हूं कि आज मेरे साथ साथ आप सब भी इस बात से सहमत होंगे कि भोपाल का हर नागरिक ये जानता है कि श्रद्धेय बाबूजी आधुनिक भोपाल के निर्माता थे। बाबूजी के मन में इस राजा भोज की नगरी के लिए कितना प्रेम और लगाव था, वो इस बात से ही पता चलता है कि वह उठते बैठते सोते जागते खाते पीते एक ही चिंतन करते थे, भोपाल को किस प्रकार से विकसित करें, आगे बढ़ाएं। और यही कारण है कि मैं हमेशा कहती हूं कि भोपाल के विकास की चर्चा बाबूजी के बिना हमेशा अधूरी है। और अगर आज मैं ये कहूं कि भोपाल और श्रद्धेय बाबूजी एक दूसरे के पर्याय रहे हैं तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वे राजनीति के भी अपराजय योद्धा रहे हैं। विकास का विजन और जनसेवा के प्रति समर्पण उनके व्यक्तित्व की बहुत बड़ी विशेषता थी। वे पहले एक ऐसे विरले राजनेता थे जो बड़े से बड़े व्यक्ति और छोटे से छोटे व्यक्ति को भी एक समान भाव से देखते थे, एक समान व्यवहार करते थे और सभी को सहज सुलभ उपलब्ध भी रहते थे। उनके दरवाजे, चाहे वो बरखेड़ी का निवास हो या B6 का निवास, सदैव सबके लिए खुले रहते थे। और शायद यही कारण भी है कि जनता से उनका सीधा जुड़ाव, जनता से उनका सीधा संपर्क ही उन्हें धरातल की सच्चाई से हमेशा जोड़े रखता था, हमेशा अवगत कराता था। और शायद यही कारण भी है कि वो हमेशा गरीबों की आवाज, एक आम नागरिक की समस्या, भोपाल के विकास की आवाज विधानसभा के पटल पर भी पुरजोर तरीके से उठाते थे। लंबे समय तक उन्होंने विपक्ष की राजनीति की और विपक्ष की राजनीति करते हुए उनकी छवि एक मुखर वक्ता के रूप में हमेशा रही है। आज मैं ये कह सकती हूं कि जब सरकार में रहने का अवसर उन्हें मिला तो वो विकास पुरुष कहलाए। एक जुनून था कुछ करने का, एक जज्बा था हमारे भोपाल को एक आदर्श शहर बनाने का, और उसकी बानगी कई बार कई कार्यक्रमों में दिखाई भी दी। विधानसभा में भी अगर हम देखें तो चाहे प्रश्नकाल हो, शून्यकाल हो, ध्यानाकर्षण हो, स्थगन हो, बजट हो या अध्यादेश हो, वे अपनी बात पूरी दक्षता के साथ, पूरे साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत करते थे। और मैं मानती हूं कि ऐसा कार्य केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो सही अर्थों में कर्मयोगी हो, जो निष्कलंक जीवन जीने वाला हो। आज मुझे गर्व है ये कहते हुए कि पूजनीय बाबूजी ने निश्चित रूप से एक ऐसा जीवन जिया है जो गरीबों को समर्पित रहा है। गरीब की सेवा करना, गरीब के प्रति संवेदनशीलता, मजदूर असहाय के हितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ना, उनको न्याय दिलाना, ये बाबूजी के स्वभाव में था। और इसीलिए हम कहते हैं कि वो युग पुरुष थे, वो एक विजनरी राजनेता थे। उनका दिमाग हमेशा नए नए आइडिया, नए नए नवाचार खोजता रहता था। और निश्चित रूप से इस भोपाल को, सुंदर भोपाल को, जिसको प्रकृति ने भी नैसर्गिक सौंदर्य से भरपूर किया है, इसके नैसर्गिक सौंदर्य को बरकरार रखते हुए भोपाल के विकास का उनका सपना था जिसे वे पूरा करना चाहते थे। और हम कहते हैं ना कि जब पवित्र भाव से अगर आप कोई लक्ष्य तय करते हैं, सच्चे मन से अगर कोई लक्ष्य बनाते हैं, तो सारी कायनात भी पूरी शिद्दत से उसे पूरा करने में आपको सहयोग प्रदान करती है। मेरे बाबूजी के साथ भी ऐसा ही हुआ। और जब जैसे ही उन्हें अवसर मिला, पहले दिन से ही बिना एक क्षण की देरी लगाए अपने लक्ष्य को साधने का काम उन्होंने प्रारंभ कर दिया। यहाँ नई पीढ़ी के बच्चे भी बैठे हैं, शायद उनको नहीं मालूम। मैं आज बताना चाहूंगी कि सन 1990 में मध्य प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी
तो श्रद्धेय श्री सुंदरलाल पटवा जी की के मंत्रिमंडल में उन्हें कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी मिली। और बाबूजी की जो कर्मठता थी, जो शुचिता की राजनीति थी, जो ईमानदारी थी, जो जुनून और जज्बा था काम करने का, उसको देखते हुए श्रद्धेय पटवा जी ने उन्हें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 7 विभाग दिए थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इन 7 विभागों में उनके सबसे पसंदीदा विभाग, जो तब का स्थानीय शासन और अब का नगरीय प्रशासन था, वह उन्हें मिल गया था। और ऐसा लगा कि जैसे बाबूजी को तो अपनी मुराद पूरी हो गई, बिन मांगे मुराद मिल गई। और उसके बाद जिस प्रकार से उन्होंने इस विभाग के साथ न्याय करना प्रारंभ किया, पहले दिन से ही उन्होंने पूरे भोपाल में चारों तरफ एक क्रांति लाने का काम किया। सड़कें जो सालों से अतिक्रमण का शिकार हो गई थी, शासकीय भूमि कब्जे हो गए थे, कब्जेधारियों के आगोश में थी, और उन्होंने पहले दिन से ही ये तय किया कि सबसे पहले भोपाल को मुझे अतिक्रमण मुक्त करना है। और देखते ही देखते पूरे भोपाल में जगह जगह बुलडोजर चलने लगे। हमें आज गर्व होता है ये कहते हुए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को आज बुलडोजर के लिए लोग याद करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में तो 1990 में ही बाबूजी ने बुलडोजर चलाकर एक नई क्रांति की शुरुआत मध्य प्रदेश में की थी। और तब उन्हें उनके नाम के अनुसार बाबूलाल गौर नहीं बल्कि बुलडोजर लाल गौर कहा जाने लगा था। तो किस प्रकार से पूरे भोपाल शहर में सड़कों पर से अतिक्रमण, पार्कों पर से अतिक्रमण, सरकारी जमीनों पर से अतिक्रमण को साफ करके भोपाल का एक स्वरूप निकालने का काम उन्होंने किया। लोग तो यहाँ तक कहने लगे थे कि शायद गौर साहब की राजनीति का अब अंत होने वाला है, शायद गौर साहब को अब आगे राजनीति नहीं करनी, इसीलिए वो लगातार लोगों के घर, सड़कों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन आश्चर्य लोगों को इस बात का भी हुआ कि उन्होंने अतिक्रमण उन्मूलन मुहिम की शुरुआत अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी बैरागढ़ से की थी। और उसके बाद उनकी कार्रवाई सिर्फ भोपाल तक ही सीमित नहीं थी, क्योंकि वो तो कैबिनेट मिनिस्टर थे, और पूरे मध्य प्रदेश के सभी बड़े शहरों में यह अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई पुरजोर तरीके से प्रारंभ हुई। और पूरे मध्य प्रदेश के बड़े बड़े शहरों के कोने कोने से इस अभियान की गूंज सुनाई देने लगी थी। और यह पहला ऐसा अवसर था जब मध्य प्रदेश की जनता को यह समझ में आया कि कोई सरकार शहर के विकास के लिए इतने बोल्ड डिसीजन भी ले सकती है, इतने कठोर डिसीजन भी ले सकती है। और प्रदेश की जनता के मन में, और विशेषकर शहरों में निवास करने वाली जनता के मन में बड़ी प्रसन्नता थी इस बात की कि इस सरकार ने और श्रद्धेय बाबूजी ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से एक ऐसा काम करके दिखाया कि हमारे शहरों का स्वरूप निकल कर आया, जो अतिक्रमण का शिकार हो रहे थे। हमारी वाटर बॉडीज अतिक्रमण का शिकार हो रही थी, हमारे पार्क अतिक्रमण का शिकार हो रहे थे, सरकारी जमीनों पर लगातार भूमाफियाओं के कब्जे हो रहे थे, सड़कों पर चलने की जगह नहीं थी। बैरागढ़ का अतिक्रमण जब हटाया गया तो वहां पर घरों के अंदर से बिजली के खंभे और बोर, पानी के बोर तक निकले जब उसको चौड़ा किया, वरना वहां से निकलना बड़ा सिंगल रोड थी, निकलना मुश्किल था। आज बैरागढ़ की इतनी चौड़ी रोड जब हम देखते हैं तो शहर से बाबूजी को याद करते हैं कि वास्तव में उस समय अगर उन्होंने यह दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय ना दिया होता तो शायद आज हमारा भोपाल इस स्वरूप में हमें दिखाई नहीं देता। और उसका परिणाम भी हमें दिखाई दिया कि उसके बाद हुए विधानसभा के चुनाव में पूरे मध्य प्रदेश में शहरों की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित सफलता दी और बाबूजी को उस चुनाव में 68,000 के रिकॉर्ड वोटों से जिताने का काम भी हमारे गोविंदपुरा की जनता ने किया था। तो इस प्रकार से आज हम अगर भोपाल का स्वरूप देखते हैं, भोपाल की तस्वीर देखते हैं, तो चाहे पुराना भोपाल हो चाहे नया भोपाल, बाबूजी के किए हुए हर कार्य, उनकी कर्मठता, उनकी दृढ़ता, उनकी प्रतिबद्धता की गाथा कहते हुए सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं। और इसीलिए हम कैसे भूल सकते हैं भारत टॉकीज का वो तिराहा जो कभी हमारे शहर का सबसे बदनुमा दाग हुआ करता था। उस भारत टॉकीज के तिराहे पर ग्रैंड होटल बनी हुई थी, अतिक्रमण हुआ था, उसको हटाना सबसे मुश्किल काम था, लेकिन बाबूजी ने तय कर लिया था कि भारत टॉकीज तिराहे को व्यवस्थित स्वरूप देंगे, क्योंकि घंटों लोगों को जाम में फंसा रहना पड़ता है।
और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने आज भारत टॉकीज के इस तिराहे को, ग्रैंड होटल को हटाकर अतिक्रमण साफ करके एक व्यवस्थित स्वरूप दिया। आज व्यवस्थित वहां पर ट्रैफिक आवागमन होता है। और उसके साथ ही साथ आपको याद दिलाना चाहूंगी कि उसी समय भोपाल टॉकीज के पास सिद्दीकी हसन खां का मकबरा था, जो हमारी पुरातन शिल्पकला का बेजोड़ नमूना था और वह चारों तरफ से अतिक्रमण से ढका हुआ था। जब बाबूजी ने वहां पर अतिक्रमण की कार्रवाई, हटाने की कार्रवाई की, तो उसके बाद वो बहुत सुंदर पुरातन शिल्पकला का वो मकबरा निकल कर आया, जो शायद आज कहीं दिखाई नहीं देता। तब भी लोगों ने बाबूजी के इस प्रयास को मुक्त कंठ से सराहा था। रेत घाट से लेकर लाल घाटी तक का वीआईपी रोड आज हम सब के लिए बड़ा गर्व का विषय होता है जब हम उसकी बात करते हैं। और कोई भी बाहर का सेलिब्रिटी आकर जब हमारे वीआईपी रोड की प्रशंसा करता है तो निश्चित रूप से हमें बाबूजी याद आते हैं, क्योंकि मुझे याद है कि उस वीआईपी रोड के निर्माण के लिए 10,000 झुग्गियों को शिफ्ट करना था और उस समय बाबूजी ने ये संकल्प ले लिया था कि मुझे वीआईपी रोड बनाना है और इन झुग्गियों को व्यवस्थित शिफ्ट करना है। लेकिन उस समय उन्हें तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रद्धेय पटवा जी के आक्रोश का सामना भी करना पड़ा था। और जब वो यह काम कर रहे थे तो उन्हें तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि तुम्हारे इस काम की वजह से मेरी सरकार गिर सकती है, मेरी सरकार को खतरा हो सकता है। बाबूजी ने अब उसी समय एक लेटर लिखकर दिया था, इस्तीफा पत्र लिखकर उन्हें दिया था और उनके जेब में डालते हुए कहा था कि यदि कहीं भी आपको जरा सा भी लगे कि मेरे काम से आपकी सरकार को कोई खतरा है तो मेरे इस इस्तीफे को स्वीकार कर लेना, लेकिन मुझे ये काम करने दीजिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिए और भोपाल के लिए ये रोड एक माइलस्टोन साबित होगा, लैंडमार्क साबित होगा। और वास्तव में अगर बाबूजी ने वो कदम ना उठाया होता तो शायद हमें वीआईपी रोड आज ना मिला होता। 10,000 झुग्गी बस्तियों को शिफ्ट करना, जिनका मल मूत्र सब बड़े तालाब में जाता था, सारी गंदगी बड़े तालाब में मिलती थी, उन्हें ले जाकर गांधीनगर में व्यवस्थित रूप से शिफ्ट करना, ये बहुत कठिन काम था जो उस समय बाबूजी ने किया था। तो आज हम चाहे भारत टॉकीज तिराहे की बात करें या रेत घाट से लेकर लाल घाटी तक वीआईपी रोड की बात करें, या हम नए भोपाल के लिंक रोड क्रमांक 1, 2 और 3 की बात करें, भोपाल की हरियाली और भोपाल के नैसर्गिक सौंदर्य को बनाए रखने में बाबूजी का बड़ा योगदान है। उन्हीं के कार्यकाल में आज भोपाल की इतनी हरियाली जो है वो दिखाई दे रही है। बड़े तालाब को संरक्षित और संवर्धित करने का एक जुनून उनके मन में था। वो हमेशा कहा करते थे और मुझसे भी कहा करते थे जब मैं महापौर थी कि बड़े तालाब को संरक्षित करना नगर निगम की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये वह तालाब है जो पूरे भोपाल को पानी पिलाता है और इसके संरक्षण के लिए जो हो सकता है वो करना चाहिए। बड़े तालाब के संरक्षण संवर्धन के लिए मैंने स्वयं देखा है कि किस प्रकार से भरी दोपहर में, गर्मी में भी, क्योंकि बारिश के पूर्व गर्मी होती है, गर्मियों में भी कोलास और उलझावन जो 2 नदियां थी जिनका पानी बड़े तालाब में आता था, वो धीरे धीरे अतिक्रमण का शिकार हो रही थी। किस प्रकार से बाबूजी ने भरी दोपहर में, गर्मियों में हर गांव जाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया था, लोगों को इस बात के लिए तैयार किया था कि अगर इन नदियों को हमने बंद कर दिया तो बड़ा तालाब सूख जाएगा, क्योंकि वहां पानी पहुंचने का माध्यम बंद हो जाएगा। और तब एक जागरूकता लोगों के मन में आई थी कि नहीं, हमें अपनी नदियों को बचाना है, जीवित रखना है। और लोगों ने स्वयं आगे आकर, गांव के लोगों ने जागरूक होकर उन नदियों की खुदाई की थी और रास्ता साफ किया था। तो एक प्रकार से बड़े तालाब को अगर बचाने में बाबूजी की भूमिका का हम कोई इनकार नहीं कर सकते। और उसी समय उन्होंने एक साधिकार समिति बड़े तालाब के संरक्षण और संवर्धन के लिए बनाई थी। उस समिति ने, जिसकी अध्यक्ष मैं स्वयं थी, क्योंकि महापौर जो पद महापौर होता है वो उसका अध्यक्ष होता है, और उसके माध्यम से बाबूजी ने अहमदाबाद की सेप्ट संस्था से एक माइक्रो लेवल का मास्टर प्लान बड़े तालाब का बनवाया था, जो बहुत बड़े तालाब को बचाने के लिए बहुत जरूरी था। पता नहीं वो रिपोर्ट आज कहाँ पड़ी है, क्यों नहीं उसका उपयोग हो रहा है, उसको निकाल कर उस पर अमल करने की आवश्यकता है, क्योंकि बड़े तालाब को बचाना वास्तव में वो हमारी ऐसी धरोहर है। बाबूजी हमेशा कहा करते थे कि हमें याद रखना कि एक स्विमिंग पूल जब हम बनाने जाते हैं तो हम कम से कम 50 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, लेकिन इतना बड़ा भोपाल का भोज ताल अगर हमें मिला है, ऐतिहासिक धरोहर हमारी है, तो उसे बचाने के लिए हमें हर स्तर पर प्रयास करना चाहिए। तो भोज ताल को बचाने का काम उन्होंने किया। पूरे भोपाल शहर के चौराहों को व्यवस्थित करने का काम उन्होंने किया। सड़कों का
चौड़ीकरण करने का काम उन्होंने किया। इतनी उपलब्धियां उनके नाम है कि मैं गिनती कम पड़ जाएगी लेकिन उपलब्धियां कम नहीं होगी। लेकिन आज मुझे खुशी इस बात की है कि वास्तव में भोपाल के विकास के लिए बाबूजी का बहुत बड़ा योगदान रहा। वे हमेशा कहा करते थे कि मुझे भोपाल को पेरिस बनाना है, और उनका ये बयान जब आता था तो उनके विरोधी हास परिहास करते थे, व्यंग और कटाक्ष करते थे। लेकिन मैं देखती थी बाबूजी को कि बाबूजी किसी की परवाह नहीं करते थे। अगर उन्होंने ठान लिया था मुझे भोपाल को अच्छा बनाना है, आदर्श शहर बनाना है, तो वो इस दिशा में निरंतर प्रयास करते रहते थे। और आज मुझे खुशी है कि बाबूजी की धरी हुई नींव पर ही एक आधुनिक और व्यवस्थित भोपाल आकार ले रहा है। ऐसे समय में जब हम 2047 के भोपाल के लिए चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम सबको इस बात पर विचार जरूर करना चाहिए, एक भोपाल की जिम्मेदार नागरिक होने के नाते भी और एक जनप्रतिनिधि की हैसियत से भी। मेरी सोच यही कहती है कि 2047 के भोपाल के लिए एक समग्र प्लान बनना चाहिए, एक बड़ा प्लान बनना चाहिए जिसमें सारी सुविधाओं का समावेश हो। और जरूरी है कि हमारा मास्टर प्लान समय पर आए ताकि उस मास्टर प्लान का इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से किया जा सके। हमको जरूरत 10 साल के मास्टर प्लान की नहीं बल्कि 25 साल के मास्टर प्लान की है। और हमने भी इस बात के लिए प्रेशर दबाव बनाया है कि हम अब 25 साल का मास्टर प्लान बनाएं ताकि आने वाले 25 सालों में भोपाल शहर का हम व्यवस्थित विकास कर सके, हम समग्र विकास कर सके। और इसलिए मैं सोचती हूँ कि जब हम 2047 के भोपाल के विकास के लिए चर्चा करने के लिए खड़े हैं तो हमें दिल्ली की तर्ज पर एनसीआर जैसे को शामिल करना चाहिए। भोपाल का भी हमें एक ऐसा रीजन बनाना चाहिए जिसमें रायसेन, सीहोर, अब्दुल्लागंज, बैरसिया, इन पूरे रीजन को शामिल करके एक बड़े विस्तृत कार्य योजना बननी चाहिए ताकि आने वाले समय में जब शहर का विस्तार यहाँ पर हो तो स्वाभाविक रूप से वो सारी सुविधाएं हम शहर वासियों को उपलब्ध करा सके। और मुझे याद है कि ग्रेट ब्रिटेन के हर शहर में पहले सरकार अपना काम करती है, उसके बाद कॉलोनियां बसती हैं। सरकार एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है और उसके बाद शहर बसता है, लेकिन हमारे यहाँ कॉलोनी बस जाती है और उसके बाद फिर हम सुविधाएं उपलब्ध कराते रहते हैं, जिसके कारण बहुत सारी मुश्किल आती है। तो एक ऐसा शहर का विकास होना चाहिए जिसमें शहर में रहने वाले लोगों को सारी मूलभूत सुविधाएं हम उपलब्ध करा सके, सारी आवश्यकताओं की हम पूर्ति कर सकें और एक वो आदर्श जीवन जी सकें, एक आदर्श शहर हम विकसित करें। और इसके लिए जरूरी है कि हमें बहुत इंटीग्रेटेड प्लान बनाकर काम करना होगा। और 2047 का जो भोपाल हमारा शहर बने वो एक ऐसा शहर बने जो वास्तव में पूरे देश में अपने तरह का एक अनोखा शहर हमारा हो, जिसमें हम सब गर्व के साथ ये कह सके कि प्रकृति ने तो इस शहर को नैसर्गिक सौंदर्य भरपूर दिया ही था, लेकिन हमने अपने स्तर से भी, अपने नवाचारों से भी, अपने प्रयासों से भी उसको और बेहतर बनाने का काम किया है। मेरे अपने स्तर पे तो लगातार ये कोशिश होती ही रहेगी और मेरी कोशिश भी रहेगी कि अभी श्रद्धेय कोठारी जी ने भी मुझसे यही अपेक्षा की है कि बाबूजी की लाइन को आगे बढ़ाने का काम आपको करना है। निश्चित रूप से जितनी शक्ति, जितना सामर्थ्य मुझ में है, मेरी पूरी कोशिश यही होगी कि मेरे बाबूजी के सपने को जो पूरा ना हो सका उसको साकार करने का काम मैं आगे आने वाले समय में करूं। और इसलिए कोशिश भी इस बात की है कि जब एक बड़ा प्लान लेकर हम बड़े रीजन के साथ, एनसीआर जैसे रीजन के साथ हम भोपाल को बनाने का विचार कर रहे हैं, तो बड़े काम के लिए बड़ी एजेंसी काम करने के लिए आनी चाहिए। और बड़ी एजेंसी राजधानी परियोजना प्रशासन से बेहतर कोई और हो ही नहीं सकती। एक डेडिकेटेड एजेंसी अगर काम करती है भोपाल के लिए, जब इसको बंद करने का निर्णय लिया गया था तब भी मैंने कहा था कि मैंने दुनिया के कई शहरों का दौरा किया है और मैंने देखा है कि दुनिया के हर कंट्री के कैपिटल की अपना एक कैपिटल प्रोजेक्ट होता है और हमारे यहाँ जो पहले से चला आ रहा है कैपिटल प्रोजेक्ट, हम उसको ही बंद कर रहे हैं। तो ये निर्णय कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है, इसको फिर शुरू होना चाहिए, क्योंकि राजधानी परियोजना प्रशासन राजधानी के विकास के लिए काम करता है। राजधानी की सड़कें कैसी होनी चाहिए, मास्टर प्लान की सड़कों को कैसे बनना चाहिए, राजधानी के पार्क कैसे होने चाहिए। आज विधानसभा भवन हम देख लें, आज सतपुड़ा भवन, विंध्याचल भवन, प्रशासन एकेडमी हम देखें, टीटी नगर एकेडमी देखें, बॉबे अली स्टेडियम हम देखें। राजधानी परियोजना प्रशासन ने हमारे भोपाल शहर को एक आदर्श राजधानी का स्वरूप देने का काम किया है और इसलिए एक
इस प्रकार की एजेंसी को, जैसा आपने कहा, आदरणीय शशि जी ने कहा कि उसको और ज़्यादा सुधार करके आगे लाना चाहिए, तो स्वाभाविक रूप से मेरी भी कोशिश ये है, और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस पर विस्तृत चर्चा की है कि हमें सीपीओ को और अधिकार संपन्न बनाकर हमें लाना होगा। डेडिकेटेड एजेंसी सिर्फ भोपाल के विकास के लिए काम करे, राजधानी का स्वरूप निखारने का काम करे। इसलिए जो 1960 में इसका गठन योजना भारत सरकार के योजना आयोग के माध्यम से हुआ था, और उसके बाद आवास एवं पर्यावरण विभाग के अधीन इसको रखा गया था। इसमें मुख्य सचिव जो आवास पर्यावरण का था वही इसका उनके मुख्य सचिव हुआ करते थे, उसके नीचे प्रशासक और अन्य अधिकारी हुआ करते थे। इसकी सबसे प्रमुख बात थी कि इनके अपने नजूल अधिकारी हुआ करते थे, ताकि भोपाल के विकास के लिए अगर कोई त्वरित डिसीजन, त्वरित निर्णय लेना हो तो वह काम फाइलों में ना उलझे, वो तत्काल हो जाए, क्योंकि यह कैपिटल है, यह हमारे मध्य प्रदेश का आईना है, हमारे मध्य प्रदेश का ड्राइंग रूम है कि कोई बाहर से आने वाला व्यक्ति को हम अच्छे ड्राइंग रूम में जब ले जाते हैं तो वो हमारे घर की एक छवि बनाता है। तो हमारे कैपिटल राजधानी में जब बाहर से कोई व्यक्ति आएगा तो उसकी छवि हमारे मध्य प्रदेश के बारे में अच्छी बने, इसकी कोशिश राजधानी परियोजना प्रशासन हमेशा करता है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से राजधानी परियोजना को, सीपीओ को फिर से शुरू करना, ज़्यादा पावर के साथ शुरू करना, डेडिकेटेड एजेंसी के रूप में प्रारंभ करना, यह हमारी पूरी और सरकार की पूरी कोशिश होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस बात से सहमत है। तीसरा, चूंकि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रतिनिधित्व करती हूँ वो बीएचईएल क्षेत्र में आता है, और इस दृष्टि से मैं मानती हूँ कि बीएचईएल की जो अतिशेष जमीन बची हुई है उसमें जो लगातार अतिक्रमण का भेंट चढ़ती जा रही है, उसका सही उपयोग ना हुआ तो वो जमीन बेकार चली जाएगी। आपको मैं बताना चाहूंगी कि जब 1956 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बनी, तभी बीएचईएल के कारखाने की नींव रखी गई थी, इस उद्देश्य के साथ कि औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले, सहायक उद्योग लगेंगे तो रोजगार बढ़ेगा और मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। लेकिन उस समय जब बीएचईएल को राज्य शासन ने, राज्य सरकार ने बहुत नाम मात्र के शुल्क पर लगभग 6048 एकड़ जमीन दी थी, तो उसमें से लगभग 1400 एकड़ जमीन बीएचईएल ने वापस राज्य शासन को कुछ अन्य प्रकल्पों के लिए वापस कर दी थी, जिसमें हमारा एम्स का अस्पताल भी बना है और बहुत सारे प्रकल्प हमारे शुरू हुए हैं। अब जबकि उसके पास 4633 एकड़ जमीन बीएचईएल के पास है, राज्य सरकार ने 2200 एकड़ जमीन की मांग वापस बीएचईएल से की है। इस दृष्टि से कि बीएचईएल के पास इतनी जमीन का कोई उपयोग है नहीं, और धीरे धीरे कहीं यह जमीन अतिक्रमण की भेंट न चढ़ पाए। लेकिन चूंकि मामला न्यायालय में है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, लेकिन निश्चित रूप से हम सब यही चाहेंगे कि इस मामले को दोनों पक्ष जल्द से जल्द सुलझाकर कुछ एक कॉन्क्रीट प्लान बनाकर बीएचईएल की उस जमीन का उपयोग करें। मैं स्वयं इसमें लगातार प्रयास कर रही हूँ, और ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से ही ये संभव हो सकता है, जिसमें निश्चित रूप से हमारे शहर को बीएचईएल की जो खाली पड़ी जमीन अगर मिलती है, तो मेरी कोशिश भी यही होगी कि छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाने का हम काम करें, ताकि लोगों को रोजगार मिले। या बीएचईएल अगर अपने पास में रखना चाहता है तो बीएचईएल कुछ वहां पर ऐसा शुरू करे कि वह लोगों का रोजगार का केंद्र बने, और उसके साथ ही साथ बीएचईएल की इस खाली जमीन का सही सदुपयोग हो सके। तो हमारी कोशिश लगातार इस बात की है कि बीएचईएल से हम 2200 एकड़ जमीन जो हमने मांग की है उसको हम वापस लेकर आए, सरकार अपने स्तर से उस पर प्रयास करे, हम कोई बड़ी योजना वहां लेकर आए, इंटरनेशनल स्टेडियम का निर्माण भी हम कर सकते हैं, कोई उद्योग हम लगा सकते हैं जो प्रदूषण रहित हो, क्योंकि अब वो जमीन शहर के बीचों बीच में है और कोई रिस्क किसी ऐसी इंडस्ट्री को लगाकर नहीं लेना चाहते। इस दृष्टि से भी हमको विचार करना होगा। तो लगातार प्रयास चल रहे हैं कि बीएचईएल की खाली पड़ी अतिशेष जमीन का सदुपयोग हो। इस दृष्टि से भारत सरकार, राज्य सरकार प्रतिबद्ध है, और आने वाले समय में निश्चित ही कुछ कॉन्क्रीट सॉल्यूशन निकालकर हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। आज इस विषय पर मैं इतना ही कहना चाहती थी, आपने मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया है। मैं भोपाल इंटरनेशनल सेंटर के प्रति हृदय से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। जय हिंद। बहुत सी बातें आपने ऐसी कह दी कि हमारी हिम्मत हो गई कि हम मन से बोल सके। एक और बात,
अभी कुछ दिन पहले हमने उठाई थी और सबने मेरा विरोध कर दिया, यहाँ तक कि उसको इंक्लूड नहीं किया कि जैसे ये प्लान बना तो मेरा ये पहला कहना था कि मान लो ये प्लान इम्प्लीमेंट हो भी जाता है तो 5 साल का कौन सा प्लान होता है, 5 साल की तो गवर्नमेंट होती है। ठीक है, वो जो प्लान बन गया है काफ़ी ठीक ठाक ड्राफ्टेड है, उसको इसमें इंक्लूड कर लेंगे। प्लान तो 25-30 साल का होता है, तो उसको उन्होंने पब्लिश नहीं करने दिया। तो ये बात मैंने इनके मुंह से नहीं सुनी थी, तो आज सुन के वो हिम्मत आ रही कि मतलब दिशा ठीक थी। एक और बात आपको बताना चाहते हैं, एक तो मस्खरेपन की थोड़ी सी बाबूलाल गौर की, जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो एक बार वो अर्जुन सिंह जी के पास वोट मांगने पहुंच गए। उन्होंने खुद ही बताया था, तो बोले मैं तुम्हें कैसे वोट दूंगा, बोले आप भी तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हो, तो वहाँ रहते थे। और एक और बार ऐसे हुआ जब ये भोज की मूर्ति बन रही थी, कुछ लोग पहुंचे कि साहब आप उनकी शक्ल कैसे बना रहे हो इसको देख के, तो बोले कि आपने कोई कृष्ण की शक्ल देखी है क्या। एक बात जो आपको बताना चाहूंगा कि शायद आपको पता है कि नहीं पता, विजनरी के नाते एक बहुत बड़ी बात करते थे वो, आपको भी शायद पता हो या नहीं हो, आज वो इम्प्लीमेंटेबल। बहुत समय पहले से वो एक बात उठाते थे कि भोपाल शुड बी द सेकंड कैपिटल ऑफ इंडिया। ये बात इंडिया में किसी ने नहीं उठाई, फिर बाद में इसको खींचातानी हुई और ये हुआ कि इसको ग्वालियर में बनाएंगे, इसलिए वहाँ ताज एक्सप्रेस गाड़ी चलाई गई थी कि कुछ ऑफिसर्स दिल्ली के ये पूरा प्लान बना, वो भी सफल नहीं हो पाया। लेकिन आज की तारीख में जैसे इंडिया वर्ल्ड का बैकरूम ऑफिस है, जितनी चीजें हैं, भोपाल हैज द फुल पोटेंशियल। अगर वो नहीं भी सरकार, केंद्र सरकार माने तो भी, जैसे वो एनसीआर है, यहाँ पे एक सेंट्रल कैपिटल जो आपने बात की, हम अपने स्तर पे बना सकते हैं। एक बात जो आपने बोली उसमें थोड़ी सी मेरी असहमति है, आपने बोला कि वो बीएचएल वाली जमीन जो है उस पर कुटीर उद्योग, मेरा मत है कि वो उसके लिए बहुत सूटेबल नहीं है। हमारे यहाँ पूरा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ा फेल हुआ है, उसमें एक मेन कारण है कि बड़े शहरों से लोग यहाँ आएंगे नहीं जब तक उनको फुल फैसिलिटी नहीं होगी। बीएचएल में इसलिए है कि पूरी टाउनशिप, मात्र इंडस्ट्रियल एरिया से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ऑलरेडी एक टाउनशिप बनी हुई थी। यदि उसको एक टाउनशिप टाइप करा जाए तो बगल में गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया है, उससे जुड़ी यदि टाउनशिप बना दी जाएगी, ऑलरेडी वो टाउनशिप थी ही, उसकी सारी सुविधाएं वो वहाँ रहें, बीएचएल की सारी सुविधाएं दें, कस्तूरबा की दें, बाकी सब जगह दें, तो एक क्लीन टाउनशिप बने। वो जगह में वाइब्रेशंस हैं, वो इंडस्ट्रियल टाउनशिप के इंडस्ट्रियल एरिया को भी जोड़ दें, बीएचएल में उसका वास्ता ना रखें, बीएचएल ही बनाए, कुछ भी करें, पर आदर्श स्थिति उसके लिए, मैं गलत हो सकता हूँ, बट इन शब्दों के साथ मुझे लगता है कि काफ़ी बातें हमने सुन ली हैं, तो डॉक्यूमेंटेड, इसको हम सोशल मीडिया पे पूरा सर्कुलेट करेंगे और 30 तारीख को ड्राफ्ट भी आपको देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।